तो हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने बेटा लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें हमने बेसिकली पढ़ी थी। हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, है ना। उसी में हमने दो लॉज कवर कर लिए थे। हमारा पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी created nor be destroyed in a chemical reaction। जो भी मास होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो इक्वल रहेगा ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसका जो भी मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। उसके बाद बेटा हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डाल्टन ने दी थी। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में बेटा हमने 6 पोस्टुलेट्स बेसिकली कवर करे थे। उसमें क्या क्या उसने बोला था? उसने कहा कि एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल है, वो इंडिविजिबल है। हर एक मैटर जो है दुनिया में वो एटम से मिलके बना है, ठीक है। फिर उसने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी सेम एलिमेंट्स होंगे, उनका मास भी सेम होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उसका मास एंड उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। फिर उसने एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये हमें दिया था कि जो रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम होगा किसी भी कंपाउंड में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसे अगर H2O है तो H2O के अंदर हमेशा हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। मतलब रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम जो होगा किसी भी कंपाउंड में वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक बेटा हमने देखा था। इसके बाद हमने एक और टॉपिक देखा था विच इज कि भाई हमारा एटम होता क्या है, व्हाट इज एटम, ठीक है। एटम होता है क्या हमने देखा? एटम इज द टाइनी पार्टिकल्स व्हिच मेक्स अप द एंटायर मैटर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड। जितना भी मैटर हमारी दुनिया में है वो सारा का सारा एटम से मिलके बनता है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और ये इंडिविजिबल पार्टिकल है। उसके बाद हमने इसका ये देखा था कि इसका साइज क्या होता है, साइज ऑफ एटम क्या होता है। हमने देखा था बेटा कि एटम का जो साइज होता है वो हम एटॉमिक रेडियस से मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एटॉमिक रेडियस होगा बेटा उसके सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम एटॉमिक रेडियस, और इसी से ही हम एटम की साइज को मेजर करते हैं। और एटॉमिक रेडियस बेटा होता कितना है? 1 नैनोमीटर्स के करीब होता है। एटम का साइज माना जाता है कि 1 नैनोमीटर्स के करीब होता है। बट बेटा सब क्वेश्चन आता है कि 1 नैनोमीटर होता कितना है? बेटा 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁹ मीटर, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है। 10 की पावर -9 बेटा, 10 की पावर -9 का मतलब समझ रहे हो आप? 0.080 एंड देन 1 मीटर। इतना छोटा साइज है एटम का। तो इट इज जस्ट नेग्लिजिबल, जो हम देख तो बिल्कुल भी नहीं सकते। हाँ, बट विद द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हम इसको देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे कि एटम्स के, हमने देखा कि एटम्स जो है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, फिर ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है। अब इतने बड़े बड़े नाम लिखना तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं हाइड्रोजन इतना बड़ा लिखूं, देन मैं बार बार ऑक्सीजन इतना बड़ा लिखूं, है ना। मतलब एक रिएक्शन में बार बार इतने बड़े बड़े नाम लिखना तो कन्वीनियंट नहीं है ना। नाइट्रोजन इतना बड़ा लिखूं तो क्या हुआ था पहले के टाइम पे, उन्होंने क्या किया कि हर एक एटम को ना बेटा उसके सिंबल से डिनोट कर दिया, ठीक है। कुछ सिंबल्स होते हैं तो ऐसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम तक हमें जितने भी मिल चुके थे तो उसके कुछ सिंबल्स को डिनोट किया गया, ठीक है। कुछ सिंबल से उसको डिनोट किया गया। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल था बेटा, हाइड्रोजन का सिंबल था कुछ ऐसे ऐसे सर्कल और बीच में एक डॉट, ठीक है। फिर कार्बन का सिंबल था ऐसे सर्कल और ऐसे वो शेडेड पार्ट था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंबल से बेटा, जैसे कॉपर का था, कॉपर ऐसे सर्कल और सी। बट ये थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे थे समझने बहुत सारे, क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर होते चले जा रहे थे। ऐसे सिंबल्स को रिमेम्बर करना बहुत डिफिकल्ट था। बट क्या हुआ, मॉडर्न डे सिंबल्स आए थे उसके बाद ना बेटा, मॉडर्न
मॉडर्न सिंबल्स आए जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। उसमें क्या था बेटा, मॉडर्न सिंबल्स थे फॉर एलिमेंट्स। उसमें सबसे पहले तो बेटा जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को उन्होंने डिनोट किया विद कैपिटल एच, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हीलियम, हीलियम को उन्होंने डिनोट किया विद एच ई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन को डिनोट किया विद ओ, ठीक है। कार्बन को उन्होंने डिनोट किया कैपिटल सी, ठीक है। सोडियम को उन्होंने डिनोट किया बेटा एन ए, ठीक है। सोडियम को उन्होंने डिनोट किया एन ए। अभी बताऊंगी कि क्यों एन ए, ये तो समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन को एच से किया, समझ आ रहा है, ठीक है। हीलियम को एच ई से किया, बिल्कुल समझ आ रहा है। ऑक्सीजन को ओ से किया, समझ आ रहा है। कार्बन को सी से किया, ये भी समझ आ रहा है। बट सोडियम को एन ए से कैसे कर दिया? सोडियम को तो कहीं ना कहीं एस से करना चाहिए, तो उसका नाम तो एस से स्टार्ट है, तो एन ए कहाँ से आ गया? ठीक है, अभी मैं बताऊंगी बेटा। जैसे कॉपर को उन्होंने डिनोट किया विद सी यू, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी हो गया ना कि भाई सी यू कैसे आया, ठीक है। और और जैसे हम ले सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को उन्होंने डिनोट किया एन से, ठीक है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को उन्होंने डिनोट किया पी से। ऐसे बेटा एनसीईआरटी में हमारे पास पूरी टेबल बनी हुई है जहाँ पे हमारे पास सबके सिंबल्स हैं, ठीक है। सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि किस एलिमेंट को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब आती है बात बेटा कि सोडियम को Na से क्यों डिनोट कर रहे हैं, है ना। सोडियम को Na से क्यों डिनोट कर रहे हैं? तो बेटा होता क्या था उस टाइम पे, कुछ ना सिंबल जो थे लैटिन नेम से बनाए गए। जैसे सोडियम जो था उसका लैटिन नेम था नेट्रियम, ठीक है, नेट्रियम। इसीलिए सोडियम का सिंबल हो गया Na, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके पास है हमारा कॉपर, ठीक है। कॉपर का सिंबल अभी हमने देखा Cu होता है, बट कॉपर का सिंबल Cu हुआ कैसे? कॉपर का लैटिन नेम है क्यूपरस, तो यहां से हमें Cu मिला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जैसे हमारा पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम का सिंबल आप एनसीईआरटी के उस टेबल में देखोगे, पोटेशियम का सिंबल है बेटा के, ठीक है। अब के कैसे हो गए? तो नाम ही पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पोटेशियम का बेटा लैटिन नेम था केलियम, तो उसके वहां से के उठाया, ठीक है। तो ऐसे बेटा आपको याद रखने हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है ना, विच इज वेरी डिफरेंट, तो ये याद रखना आपको। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है बेटा W, है ना, कहीं से भी नहीं बन रहा बट होता है, ये भी अगेन लैटिन नेम से ही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं और लूं क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या होगा बेटा? Cl, ये तो सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस करोगे, क्लोरीन का सिंबल Cl बोल दिया, तो इसका कैसे Cl बोल दिया? देखो C पहला लेटर और थर्ड लेटर यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा IUPAC कुछ रूल्स लेके आई। IUPAC ने सिंबल्स देने के कुछ रूल्स दिए। IUPAC ने कहा कि हम किसी भी एलिमेंट को जब सिंबल देंगे तो हम उसका फर्स्ट लेटर लेंगे, ठीक है। या तो हम उसका फर्स्ट लेटर लेंगे और हम उसका फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, या हम उसका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लेंगे, ठीक है। ये कुछ उसने रूल्स दिए गए थे। फर्स्ट लेटर ले लो, जैसे हाइड्रोजन का हमने फर्स्ट लेटर लिया था ना H, ठीक है। या फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लो, है ना। जैसे हमने किसका लिया, सोडियम का लिया है हमने, और फर्स्ट और सेकंड लेटर हमने हीलियम का लिया है ना, हीलियम का He का, ठीक है। या हम किसी का फर्स्ट और थर्ड लेटर ले ले, जैसे हमने किसका लिया, क्लोरीन का, ठीक है। सेकेंड बात उसने कही, जो भी फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल में। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा और सेकंड लेटर जो होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, हमेशा स्मॉल होगा। जैसे कि बेटा कोबाल्ट है,
ये कोबाल्ट एक मेटल है, इसका सिंबल होता है CO, तो C कैपिटल रहेगा, O स्मॉल रहेगा, ये ठीक है। अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। पहला लेटर हमेशा कैपिटल और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा, ठीक है। जैसे अगेन एक और ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एग्जांपल, हम इसमें क्लोरीन का सिंबल कैसे लिखते हैं, C और L। तो हम इसका पहला और तीसरा लेटर यूज कर रहे हैं ना, तो पहला लेटर क्या हो गया कैपिटल और सेकंड लेटर क्या हो गया स्मॉल। तो बेटा यहीं पे आप एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, वो देखोगे आप आज इस क्लास के बाद, और उस टेबल को आप याद करोगे। सारे के सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ रूल्स से तो दिए गए। इसके बाद बेटा हुआ क्या कि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी सिंबल्स देने में। तो आईयूपीएसी ने कुछ सेट रूल्स बना दिए कि हम नेमिंग अब इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि वो क्या रूल्स थे, ठीक है। बट अभी बेसिक के लिए, बेसिक जो दे रखे हैं सिंबल जो अभी हम यूज करते हैं, वो इस रूल्स के हिसाब से है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, नाम से समझ आ रहा है, इट इज अ मास ऑफ वन एटम, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, मास ऑफ वन एटम, कि भाई एक एटम का मास कितना होगा। अब आपको पता है कि एटम जो है बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसका मास भी बहुत छोटा होगा ना, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। अब हमें पता है कि जैसे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1U का, ठीक है। अभी बताऊंगी U क्या होता है, ठीक है। हीलियम का मास होता है बेटा 4U का, ठीक है। ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16U का, ठीक है। अब ये U क्या है, U होता है बेटा तुम्हारा यूनिफाइड मास। U की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास, ठीक है। अब ये यूनिफाइड मास क्या है, देखो हम मासेस को हम लोग कैसे समझते हैं, या तो हम ग्राम्स में समझ पाते हैं या हम केजी में समझ पाते हैं, है ना। हमें तो यू समझ ही नहीं आता, क्योंकि बेटा एटम बहुत छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट यूज करते हैं यू। अभी यू कितना छोटा है, देखो आप 1U जो होता है ना बेटा, वो इक्वल होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इतना छोटा है ये -24, समझ रहे हो बेटा आप, 0. यहाँ पे 23 जीरोस आएंगे, 1673 23 जीरोस आएंगे यहाँ पे, इतना छोटा नंबर है ये 1। तो आप समझ सकते हो कि जो हाइड्रोजन का मास होगा या हीलियम का या ऑक्सीजन का बहुत छोटा मास है, ठीक है। बट हमने ये कैसे कैलकुलेट किया, इतना छोटा मास है ना। देखो हमें इतना आसान तो नहीं है कि इतने छोटे एटम का मास कैलकुलेट करना, बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो क्या किया बेटा, हमने उस टाइम पे कार्बन 12 को, कार्बन 12 आइसोटोप को हमने एज अ स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, आप पूछोगे मैम कार्बन 12 आइसोटोप क्या है। आइसोटोप देखो बेटा इसी चैप्टर में हमें एंड में काफी अच्छे से पढ़ना है, मतलब इन डिटेल हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, बट मैं फिर भी एक ब्रीफ दे देती हूँ आइसोटोप होते क्या है आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैं बार बार अब बोलूंगी। आइसोटोप क्या होता है बेटा, आइसोटोप वो स्पीशीज होती है जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अब आपको एटॉमिक नंबर भी नहीं पता होगा, बट अभी के लिए इतना समझो कि उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो बेटा कार्बन जो है ना आपका, कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जिसका एक का मास होता है 12, एक का मास होता है 13 और एक का मास होता है 14, ठीक है। कार्बन 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, वो किसकी कर रहे हैं, कार्बन 12 आइसोटोप की कर रहे हैं, ठीक है। हमने कार्बन 12 आइसोटोप को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर कर लिया, तो क्या बात हुई हमारी इसमें, फिर उसने कहा कि जो हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट होगी, 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU भी कहते हैं, वो इक्वल होगी आपकी 1/12 द मास ऑफ
कार्बन 12 एटम। जो मेरी 1 AMU होगी ना बेटा, देखो जो ये मैंने पहले आपको ये सब बताया कि 1U इसके इक्वल होता है, तो बहुत बाद की बातें हैं, ठीक है। जब बट पहले के टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ था, है ना, जब ये स्टार्ट हुई थी डिस्कवरी, तब क्या किया इन्होंने कि एज अ कार्बन 12 आइसोटोप को इन्होंने एज अ स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर करके एटम के मास को कैलकुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो हमारी 1 एटॉमिक मास यूनिट है, एक एटॉमिक मास की यूनिट जो है वो हमारे 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 होगी। कार्बन 12 का जो एटम होगा उसकी 12वीं यूनिट होगी, उसका 12वां हिस्सा जो होगा वो हमारा 1 AMU के इक्वल होगा। अब देखो देखो बेटा, AMU क्या होता है? AMU मैंने अभी बताया आपको, इट इज एटॉमिक मास यूनिट। इट इज सेम एज U, जो मैंने अभी आपको U बताया, U विच इज यूनिफाइड मास। पहले के टाइम पे इसको हम AMU बोलते थे, फिर IUPAC ने कहा नहीं, हम इसको AMU नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, U बोलेंगे, ठीक है। तो 1 AMU जो था मेरा, एक एटॉमिक मास की यूनिट मेरी इक्वल थी 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। एक AMU मेरे कार्बन 12 एटम के 12वें हिस्से के इक्वल है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ आई? देखो इसको और अगर मैं आपको समझाऊं तो ये, अगर मैं इसको और आपको समझाऊं तो इसको कैसे समझ सकते हो? देखो हम वैसे मास कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई I am 60 kgs, I am 50 kgs, I am 70 kgs, है ना। पर उन्होंने बोला कि जो 1 AMU है वो किसके इक्वल है? कार्बन 12 का जो भी मास है, जो भी कार्बन 12 एटम का जो भी मास है, उसके 12th एटम के, उसके 12th पार्ट के, उसके 12th 12वें हिस्से के इक्वल है मेरा 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा इसको मैं और समझाऊं तो जैसे मान लो मैं हूँ, मान लो मैं 60 kgs की हूँ, ठीक है, और जो मेरे साथ में है उसका वेट है 40 kgs। तो उसको अगर मेरे को उसको अपना वेट बताना हो तो वो क्या बोलेगा कि मैं ऋतिका मैम से 20 kgs कम हूँ। तो मैं एज अ स्टैंडर्ड यूनिट हो गई ना यहाँ पे। अगर मान लो कोई और है वो 80 kgs का, तो वो क्या बोलेगा, मैं ऋतिका मैम से 20 kgs ज्यादा हूँ। तो एज अ स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने मेरा वेट ले लिया। तो यहाँ ऐसी तरीके से बेटा हमने यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड यूनिट किसका वेट लिया? कार्बन 12 के एटम का वेट ले लिया, ठीक है। अब आते हैं बेटा मेन चीज पे, जो काम की चीज है। अब आएंगे हमारे एटॉमिक मासेस, जो आपको अगेन एनसीईआरटी में टेबल है, आपको करना है लर्न इसको, ठीक है। एटॉमिक मासेस आपको हर एक एटम का पता होना चाहिए, बट अगेन इतना हमारे सिलेबस में है नहीं, जितने मैं बताऊंगी आपको वो सारे एटम के मासेस पता होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं टेबल बनवाऊंगी, आप भी अपनी कॉपी में उसको नोट करोगे और वो लर्न करोगे, ठीक है। सारे एटॉमिक मासेस जितने भी बताऊंगे सबके आपको मासेस सारे एटम्स के पता होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा एटॉमिक मासेस मैं अभी टेबल जैसे जैसे बनाऊंगी आपको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले अभी लिखते हैं हम हाइड्रोजन का, ठीक है। अच्छा मैं साथ में बेटा इसके सिंबल्स भी लिखूंगी तो वो भी आपके रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या था? H। कितना है इसका मास? 1U का, ठीक है। नेक्स्ट इज हीलियम, ठीक है। हीलियम का सिंबल क्या था बेटा? He। इसका कितना मास है बेटा? 4U का, ठीक है। ओके नेक्स्ट लेट्स मूव टू लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है बेटा Li, ठीक है। इसका मास होता है बेटा 7U का, ठीक है। ओके इसके बाद चलते हैं बेटा कार्बन पे। कार्बन का सिंबल कैपिटल C, इसका मास होता है बेटा 12U, ठीक है। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का सिंबल होता है बेटा कैपिटल N और इसका मास होता है 14U का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के बाद आते हैं बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होगा बेटा O और इसका मास होगा 16U का, ठीक है। अच्छा और आगे चलते हैं बेटा मैग्नीशियम। इसका सिंबल होता है बेटा Mg और मास होता है 24U, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं बेटा क्लोरीन।
ये बहुत काम आता है हमारे। क्लोरीन, इसका सिंबल होता है, हमने देखा था अभी Cl, इसका मास होता है बेटा 35.5, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा सोडियम। सोडियम का सिंबल अभी हमने देखा था Na होता है, ठीक है। अच्छा, कितना होगा इसका मास? 23U, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज कैल्शियम। इसका सिंबल होता है Ca, कैपिटल C एंड स्मॉल a, और इसका मास होता है बेटा 40U, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो मैं आपको मासेस लिखवा रही हूँ वो जो है, ये जो मासेस है ये क्या है, जो मेन है, जो हमारे बहुत बार यूज होंगे, ठीक है। ऐसे तो देखो हमारे वी हैव 118 एलिमेंट्स, ठीक है। उन सबके मासेस लर्न करना कर सकते हो, अच्छी बात है, करोगे तो, बट इतना नीड नहीं है हमें, जितनों की नीड होगी वो मैं सारे आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं बेटा कॉपर। कॉपर, इसका सिंबल अभी हमने देखा था Cu, और मास कितना है इसका? 63.5, ठीक है। ओके, ये आप नोट डाउन करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज आयरन। आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe। अगेन ये भी, इसका जो सिंबल है ना Fe, ये भी लैटिन नेम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और आयरन का मास कितना होता है? 56U, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास बेटा 27U, ठीक है। अच्छा, इससे आगे एक और लिख लेते हैं सिलिकॉन। इसका सिंबल होता है बेटा Si, और इसका मास होता है हमारा 28U, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज बोरॉन। बोरॉन का सिंबल होता है बेटा सिर्फ कैपिटल B, ठीक है, और इसका मास होता है 10U का। ये सारे आपको नोट करके लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा, लास्ट देख लेते हैं एक और, सल्फर। सल्फर इज कैपिटल S, और इसका मास होता है बेटा 32U, ठीक है। अच्छा, ये सारे बेटा आप नोट डाउन करोगे और लर्न करोगे। देखो, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, कैल्शियम का 40, कॉपर का 63.5 एंड आयरन का 56, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, बोरॉन का 10 एंड सल्फर का 32, ठीक है। एक और लिख लो, नियॉन। नियॉन का सिंबल होता है बेटा Ne, और इसका मास होता है 20U, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, एक और देख लेते हैं। अच्छा, अब ये एटम्स ना बेटा देखते हैं कि एग्जिस्ट कैसे करते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, ठीक है। देखो, अब बेटा जो भी हमने इतना सारा पढ़ा, हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, एटम होता क्या है, एटम का साइज क्या होता है, एटम का मास क्या होता है, एटम को मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने किस यूनिट में देखते हैं वो सब हमने देख लिया, ठीक है। अब मेन चीज कि एटम्स हमारे आसपास कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो आप समझोगे बेटा, एक चीज बहुत जरूरी है ये, कि एटम्स जो है ना, दे आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है। एटम्स आर वेरी अनस्टेबल, या लिख सकते हो दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, सो इसी वजह से ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। दे कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का एटम क्या अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का एटम क्या अकेला एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करता। ऑक्सीजन का एटम क्या अकेला एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। नाइट्रोजन का एटम अकेला एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ये हमेशा अपने गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम था, ये बहुत ज्यादा परेशान था अकेले, ठीक है। दूसरा एटम भी बहुत ज्यादा अकेले, बहुत वो था, अनस्टेबल था। क्या किया इन दोनों ने, बीच में अपने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और ये कैसे हो गए एग्जिस्ट, H2 की फॉर्म में। H2 गैस जो आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, हमें हमारे सराउंडिंग में मिल सकते हैं, हम इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। और O भी अगेन
वो की भी सेम कहानी है, ऑक्सीजन की भी। ऑक्सीजन का एटम भी बेटा अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटम भी कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये वही गैस है जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, बीच में बॉन्ड बना लेता है और ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की भी बेटा सेम कहानी है, ये भी N2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अच्छा, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स। अभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मैं बताऊंगी, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की फॉर्म में, कंपाउंड्स भी बताऊंगी, एंड आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बोला ना H2, N2, O2, ये सब क्या है, दीज आर ऑल मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हम और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। बट कहानी कहाँ बदलती है बेटा, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है। जो हमारे देखो हीलियम, ठीक है, आपका नियॉन, ठीक है, आपका आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है बेटा, नोबल गैसेस हैं। ये सारे क्या है, नोबल गैसेस। और ये जो है दे आर वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है, एंड वेरी अनरिएक्टिव। दे आर वेरी स्टेबल एंड वेरी अनरिएक्टिव है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए अकेले एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम की जो गैस है उसमें सिर्फ अकेला हीलियम का एटम होता है, नियॉन में भी सिंगल नियॉन का एटम होता है, आर्गन में भी सिंगल आर्गन का एटम होता है, ठीक है। ये सब क्या है, नोबल गैसेस, एंड दे कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। यहाँ आप लिख लोगे दे कैन, यहाँ लिख लोगे दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये बेटा एक्सेप्शंस हैं, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो है अकेले एग्जिस्ट कर लेती है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स और आयंस के बारे में पढ़ेंगे, आयंस कितने टाइप के होते हैं ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेटा केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखेंगे इस चैप्टर में। आगे मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी और इसी चैप्टर की वीडियोस अभी और 2-3 वीडियोस इसकी आएंगी, ठीक है। तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड टू द तक्षशिला इंस्टीट्यूट चैनल। थैंक यू सो मच।